हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब क्लासेस। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने 2023 के जितने भी सोशल स्टडीज़ के क्वेश्चंस थे उनको कवर किया था। आज इस वीडियो में हम 2024 में पूछे गए एचटेट के एसएसटी के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं जिसमें से हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है, या फिर दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं या फिर दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, जेएस मिल इन हिज बुक ऑन लिबर्टी डील्स विद इंडिविजुअल लिबर्टी, यानी कि जेएस मिल जो है उनकी बुक ऑन लिबर्टी में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर चर्चा की गई है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में ही डिस्टिंग्विशेस बिटवीन सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन। तो इस बुक में इन्होंने आत्मपरक कार्य और अन्य से संबंधित कार्य के मध्य अंतर जो है वो बताया है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स हो जाएंगी हमारी करेक्ट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल ऑफ द कंट्रोल ओवर कन्नौज। तो कन्नौज के कंट्रोल के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उनमें से जो कौन सा कथन ठीक है और कौन सा कथन गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द पॉलिटिकल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ कन्नौज सिटी वाज द रीज़न फॉर द कॉन्फ्लिक्ट। तो कन्नौज नगर का राजनीतिक आर्थिक महत्व इस संघर्ष का कारण था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो इसमें हमें फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है जो कि करेक्ट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है, द कॉन्फ्लिक्ट ऑकर्ड अमंग पाल, गुर्जर प्रतिहार एंड राष्ट्रकूटा। तो हाँ, ये भी बिल्कुल ठीक है कि जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, जो ये संघर्ष है, ये पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। थर्ड स्टेटमेंट में, वत्सराज एंड धर्मपाल वर द फर्स्ट इनिशिएट दिस कॉन्फ्लिक्ट। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि वत्सराज और धर्मपाल ने इस संघर्ष को स्टार्ट किया था। अल्टीमेटली द पाला रूलर सक्सीडेड इन दिस कॉन्फ्लिक्ट। तो फोर्थ स्टेटमेंट जो हो जाएगी हमारी फॉल्स हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो इस कॉन्फ्लिक्ट में, संघर्ष में पालों की विजय नहीं हुई थी। इस संघर्ष में किसकी विजय हुई थी? प्रतिहारों की। तो जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो हमारा हो जाएगा गलत, यहाँ आएगा प्रतिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें रूलर्स और टाइटल्स दिए गए हैं। तो हमें बताना है कि कौन सा जो रूलर है उसका जो टाइटल है वो गलत है। तो सबसे पहले है राजाधिराज फर्स्ट, उनकी उपाधि विजयेंद्र, ये बिल्कुल ठीक है। राजेंद्र चोल की है शुंगम त्वरित। ये स्टेटमेंट बिल्कुल, ये टाइटल जो है वो बिल्कुल गलत है। जो शुंगम त्वरित जो टाइटल है वो पुष्यमित्र शुंग का था, जो कि शुंग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और थर्ड स्टेटमेंट है महेंद्र वर्मन फर्स्ट की मित्र विलास, ये भी बिल्कुल ठीक है। और नरसिंह वर्मन फर्स्ट की वातापिकोंड, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो जो राजा राजेंद्र चोल की जो उपाधि शुंगम त्वरित इसमें दी है, ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, Which of the following neighboring countries had better performance in terms of human development than India in year 2022? तो 2022 में जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी जो रैंकिंग है किसमें? मानव विकास में, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वो हमारे इंडिया से बेटर है। तो वो कौन से जो नेबरिंग कंट्री है, कौन सा वो पड़ोसी देश है? वो है श्रीलंका। द लैंड ऑफ मिडनाइट सन इज फाउंड एट। तो जो मिडनाइट सन का जो लैंड मध्य रात्रि के सूर्य की धरती है वो किसे कहा जाता है? वो कहाँ पर पाई जाती है? वो पाई जाती है आर्कटिक वृत्त के उत्तर में, यानी कि नॉर्थ ऑफ आर्कटिक सर्कल। द टेम्परेचर फाउंड एट द अपर लिमिट ऑफ मीजोस्फीयर इज। तो जो मीजोस्फीयर है यहाँ पर अब जो टेम्परेचर है, यहाँ इसकी ऊपरी सीमा पर टेम्परेचर कितना पाया जाता है? तो हमने पढ़ा था हमारे जो एटमॉस्फेयर है इसमें 5 लेयर होती हैं। सबसे पहले आती है ट्रोपोस्फेयर, फिर आती है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आती है मीजोस्फेयर, फिर आती है थर्मोस्फेयर और लास्ट में आती है एक्सोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर होती है शोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर होती है समताप मंडल, मीजोस्फेयर होती है मध्य मंडल, थर्मोस्फेयर होती है ऊष्मा मंडल और जो एक्सोस्फेयर होती है वो होती है बाह्य मंडल। तो जो हमारा अपर लिमिट है मीजोस्फेयर का, यहाँ पर टेम्परेचर कितना होता है? -100 डिग्री सेल्सियस। Which article of the Constitution of India mentions the special procedure in respect of money bills? तो जो मनी बिल है यानी कि धन विधेयकों के संदर्भ में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो वो किया गया है आर्टिकल 109 में। नेक्स्ट
विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी इज रिलेटेड टू नोजिक्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो जो नोजिक्स की जो न्याय की सिद्धांत से जो संबंधित है वो कौन सी शब्दावली है, जो कौन सी टर्मिनोलॉजी है, तो वो है न्याय का आधिकारिकता सिद्धांत यानी कि एनलाइटमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म। एक आंतरिक ज्वालामुखी भू आकृति इन दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी नहीं है, वो है काल्डेरा। काल्डेरा वो होता है जब उल्कापिंड धरती पर आकर गिरते हैं और ज़मीन में गड्ढा बना देते हैं और वहाँ पर कोई लेक बन जाती है, तो उसे कहते हैं हम काल्डेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड ऑफ बरीद ए मुमालिक वाज। तो सल्तनत काल के दौरान जो बरीद मुमालिक है वो किसे कहा जाता था? चीफ ऑफ द आर्मी, चीफ ऑफ द इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, रेवेन्यू मिनिस्टर या चीफ ऑफ कैवलरी। तो जो बरीद मुमालिक था वो कहा जाता था चीफ ऑफ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट यानी कि गुप्तचर विभाग के मुख्य अधिकारी को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें लिस्ट दी गई है, तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनका मैच द फॉलोइंग करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो राइट टू इक्वालिटी होता है वो होता है आर्टिकल 14 से 18। उसके बाद राइट टू फ्रीडम हमारा होता है आर्टिकल 19 से 22। उसके बाद आर्टिकल होता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, वो आर्टिकल होता है आर्टिकल 23 एंड 24। नेक्स्ट है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल होता है 25 से 28। उसके बाद जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो हमारे होते हैं, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो हमारे होते हैं वो होता है आर्टिकल 29 एंड 30। उसके बाद जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज़ का जो हमारा लास्ट आर्टिकल होता है कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज़ का, वो होता है आर्टिकल 32। तो अभी हमें इसमें मैच द फॉलोइंग करना है। तो जो राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी हमारा कौन सा होता है? 14 to 18। तो 14 to 18। राइट टू फ्रीडम होता है 19 to 22। उसके बाद है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो ये कहाँ पर होते हैं? ये होता है आर्टिकल नंबर हमारा 29 एंड 30 जो हमारा एजुकेशनल है। फिर है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज़, तो ये हो जाएगा हमारा आर्टिकल 32। तो ये थे हमारे आर्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनेकांतवाद का संबंध किससे है? अनेकांतवाद इज रिलेटेड विद, तो ये रिलेटेड है जैन धर्म से। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ इज इन लिक्विड स्टेट। तो जो हमारी अर्थ है उसकी 3 लेयर होती हैं। सबसे पहले होती है क्रस्ट, फिर है मेंटल, उसके बाद होती है कोर। तो जो ये कोर है इसमें लिक्विड होता है, इसमें लावा होता है। तो ये पूछा गया है कि ये लिक्विड स्टेट कौन सी है। तो ऑप्शन में हमें कोर के भी 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनर कोर एंड आउटर कोर। तो जो हमारी बाह्य कोर होती है इसके भी 2 पार्ट होते हैं, इनर कोर और आउटर कोर। तो इसकी जो ये आउटर कोर होती है, बाह्य कोर होती है, ये होती है हमारी लिक्विड स्टेट में। तो ज्योग्राफिकल शेप ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, तो जो भौगोलिक आकृति है पृथ्वी की उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जियोड। ये कुछ इस शेप में होती है, ऑरेंज की शेप में। हु इज डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व व्यापार संगठन के डायरेक्टर कौन है? वो है नाज़ोकी ओकोंजी-इलेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें भी हमें बताना है कि कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच नहीं है। तो एक साइड हमें दिए गए हैं कुछ पुरावस्तु और दूसरी साइड दिए गए कि वो कहाँ से मिले थे। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। तो ब्रॉन्ज रिवर हमें मिला था धौलावीरा से। स्टैच्यू ऑफ प्रीस्ट यानी कि पुरोहित राजा की मूर्ति मिली थी मोहनजोदड़ो से। और जो मिट्टी के हल की जो मॉडल है वो मिला था बनावली से। लेकिन जो कालीबंगन से ये पोर्ट डिपिसिटिंग द स्टोरी ऑफ द थ्रस्टी क्रो यानी कि प्यासे कौवे की कहानी को प्रदर्शित करने वाला पात्र कालीबंगा से नहीं मिला था। हमें कालीबंगा से क्या मिली थी? बैंगल्स मिली थी, चूड़ियाँ मिली थी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर ट्रू रिगार्डिंग मथुरा आर्ट। तो मथुरा आर्ट के बारे में कुछ हमें दिया गया है, तो हमें बताना है कौन सा इसमें ट्रू है। तो द स्कल्पचर वर मेड ऑफ रेड स्टैंडस्टोन। तो जो मथुरा आर्ट में जो मूर्तियां थी वो लाल बलुआ पत्थर से बनी होती थी, ये बिल्कुल ठीक है। इन दिस स्टाइल बुद्धा, बोधिसत्वा, जैन, तीर्थंकर एंड हिंदू गॉड्स एंड गॉडेस हैव बीन डेपिसिटेड। तो इसमें इस शैली में बुद्ध, बोधिसत्व, जैन, तीर्थंकर एवं हिंदू देवी देवता को अंकन हुआ है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। The large number of Jain sculpture found at कंकाली टीला in मथुरा। तो जो कंकाली टीला मथुरा से भारी संख्या में जैन की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो हमारी जो तीनों ही स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर 4 ABC इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है when one moves
राइट टू लेफ्ट ऑन द नेगेटिवली स्टॉप, जब कोई ऋणात्मक ढाल वाले सरल रेखीय मांग वक्र पर दाएं से बाएं ऊपर की ओर विचरण किया जाए तो मांग की कीमत लोच का क्या मान होता है, यानी कि द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, डिमांड क्या होती है, वो बढ़ती है, वो इंक्रीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स आर्ग्यूड दैट, तो जो हमें कुछ स्कॉलर्स के नाम दिए गए हैं, कुछ विद्वानों के नाम दिए गए हैं, उनमें से ये किसका तर्क है कि ईश्वर ने आदम को पहला मनुष्य ही नहीं बनाया, वह धरती का पहला राजा भी था और वर्तमान राजा उसी के उत्तराधिकारी हैं। तो ये स्टेटमेंट किसके हैं, तो ये स्टेटमेंट है रॉबर्ट फिल्मर की। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि संघात्मक शासन में जो व्यवस्था है वो कैसी होती है, वहाँ पे क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा होता है, शक्तियों की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, शक्तियों का जो वितरण है वो किया जाता है। Who among the following scholars is not related to resurgence of political theory? तो राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान से संबंधित कौन से विद्वान नहीं हैं, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अल्फ्रेड कोबा। विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट करेक्टली मैच, तो इसमें अभी हमें बताना है नॉट करेक्टली मैच, तो इक्विनॉक्स यानी कि विषुव केवल 21 मार्च, समर सोलिस्टिस 21 जून, विंटर सोलिस्टिक 21 दिसंबर। इस क्वेश्चन की बात हमने कल वाली वीडियो में भी की थी। तो समर सोलिस्टिक होता है 21 जून को, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये सबसे बड़ा दिन भी होता है। ठीक है, और जो विंटर सोलिस्टिक होता है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ी क्या होती है, रात होती है। तो इसका मतलब ये 2 करेक्ट हैं, तो ये हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए, ओनली ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। Who can grant special leave to an appeal from any judgment or matter passed by any court in the territory of India? तो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय द्वारा पारित किसी निर्णय या मामले की अपील के लिए विशेष इजाज़त कौन प्रदान करता है, तो वो प्रदान करते हैं सुप्रीम कोर्ट, हमारी उच्चतम न्यायालय। In the 2023 Global Hunger Index, India ranked out of the 125 countries। तो 2023 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का क्या स्थान था, वो था 111। The nodal agency that undertakes the procurement, distribution and storage of food grain in India is, तो भारत में खाद्यान्न की वसूली, उसका आवंटन और भंडारण का कार्य कौन करता है, वो करता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारत का खाद्य निगम। Which of the following was not an official in Mauryan administration? तो जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे जो ऑफिशियल नहीं थे वो कौन थे, अंतपाल, प्रशस्ता, द्रोणमुख या फिर नायक। तो जो द्रोणमुख थे वो ऑफिशियल नहीं थे, वो मौर्य प्रशासन के अधिकारी नहीं होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी है। फर्स्ट है द शेप ऑफ द डिमांड कर्व विल बी लाइक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो इस मांग वक्र की आकृति आयताकार अतिपरवलय की भांति होगी। तो ये बिल्कुल ठीक है। हमें एक स्टेटमेंट दी गई है कि अगर डिमांड फंक्शन पी क्यू इज इक्वल टू सी है, तो जब सी कांस्टेंट होगा तो इनमें क्या होगा, ठीक है, इसमें ये बताना है। तो द शेप ऑफ डिमांड कर्व विल बी लाइक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है एट ऑल पॉइंट्स ऑन द डिमांड कर्व ई इज इक्वल टू -1, तो इस मांग वक्र के सभी बिंदुओं पर ई इज इक्वल टू -1 होगा, ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस डिमांड कर्व टोटल एक्सपेंडिचर विल रिमेन द सेम, तो इस वक्र मांग के सभी बिंदुओं पर कुल व्यय स्थिर रहेगा, बिल्कुल ठीक है ये भी कि वो एकदम से जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है वो सेम रहेगा। एट ऑल पॉइंट्स ऑन दिस डिमांड द कर्व विल बी द प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू विल बी द सेम, तो इसमें है कि इस मांग वक्र के सभी बिंदुओं पर पी व क्यू का गुणा स्थिर रहेगा, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो जो सभी स्टेटमेंट्स इस क्वेश्चन की दी गई हैं वो करेक्ट हैं, तो ए बी सी डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एज पर द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ अल्फ्रेड वेंगर विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच, तो जो अल्फ्रेड वेंगर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी है, यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया है, तो उसके अनुसार कौन सी चीज़ें ठीक हैं। तो फर्स्ट है सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया, ये बिल्कुल ठीक है, जो सुपर महाद्वीप है वो पेंजिया था। उसके बाद जो मेगा ओशियन है वो पेंथालासा था, ये भी बिल्कुल ठीक है।
फिर है साउदर्न कॉन्टिनेंटल मास लोरेशिया। तो ये गलत है कि जो हमारा जो साउदर्न कॉन्टिनेंटल मास है वो लोरेशिया नहीं है, उसे हम कहते हैं गोंडवाना, उसे कहते हैं गोंडवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका ए एंड बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन विच ईयर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वॉज इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट है वो कब लाया गया था, वो लाया गया था अक्टूबर 2005 में। When was नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था, 2013 में। Which of the following United Nations Secretary General was awarded the Nobel Peace Prize posthumously, यानी कि मरणोपरांत, मरने के बाद जो नोबल पीस प्राइज़ है वो किसे दिया गया था, वो दिया गया था डैग हैमरशोल्ड को। Suppose your principal is penalizing you deliberately. You do your best efforts to make him happy, but he deals with you as enemy. What would you do to unclear this situation? तो इसमें पूछा गया है कि जो आपके प्रिंसिपल हैं स्कूल के, वो जानबूझकर आपको पनिश करते हैं, तो आप उन्हें प्रसन्न करने के लिए, उनको खुश रखने के लिए बहुत कुछ करते हैं, सर्वोत्तम उपाय लगाते हैं, अपने पूरे एफर्ट्स डालते हैं कि वो आपके काम से खुश हो जाएं, लेकिन वो आपके साथ दुश्मन की तरह व्यवहार करते हैं, तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है यू विल ऑलवेज अब्यूज हिम। तो ये बिल्कुल गलत है, हम इसमें कोई भी नेगेटिव जो वर्ड है वो यूज़ नहीं करेंगे। यू विल नॉट डू एनीथिंग, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि कोई हमारे साथ गलत करे और हम कुछ भी ना करें, तो ये भी गलत हो जाएगा। यू विल ऑलवेज फाइंड फॉल्ट इन हिम, तो ये भी नेगेटिव वर्ड है, हम इसका भी यूज़ नहीं करेंगे, हम उनमें गलतियाँ या त्रुटियाँ नहीं निकालेंगे। यू विल नेवर लो टू हिज रॉन्ग विल, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर कि आप उनकी जो गलत इच्छा है उसके आगे नहीं झुकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट द आयागार सिस्टम ऑफ विजयनगर। तो विजयनगर के जो आयागार सिस्टम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। तो फर्स्ट है, इन दिस सिस्टम ईच विलेज वॉज एन इंडिपेंडेंट यूनिट। तो इस व्यवस्था में ग्राम एक स्वतंत्र इकाई था, बिल्कुल ठीक है। 10 ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड इन ईच विलेज टू गवर्न, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ 10 नहीं, यहाँ पर 12 जो ऑफिशियल्स थे, जो 12 अधिकारी थे, उन्हें नियुक्त किया जाता था, ये हमारी स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है, द ऑफिशियल्स वर कॉल्ड आयागार, तो ये बिल्कुल ठीक है कि जो आयागार्स हैं वो ऑफिशियल्स थे। इसमें नॉट करेक्ट बताना था, तो जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर है कि ये नॉट करेक्ट है। तो आयागार कुड बी सोल्ड और मोर्टिज देयर पोस्ट, तो ये भी बिल्कुल ठीक है कि जो आयागार थे अपने पदों को बेच भी सकते थे और गिरवी भी रख सकते थे, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में, द सनसेट लॉ वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो जो सनसेट लॉ है, सूर्यास्त कानून है, वो कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से जुड़ा हुआ था, वो जुड़ा हुआ था परमानेंट सेटलमेंट से। इसमें क्या होता था, कोई भी अगर जो रिवेन्यू नहीं देता था सूर्यास्त से पहले, सनसेट से पहले, तो उसकी जो ज़मीन है उसको नीलाम कर दिया जाता था। नेक्स्ट इज किरितलाई क्या था, व्हाट वाज किरितलाई। मंगोल सैन्य टुकड़ी एक प्रकार का कर, 10,000 सैनिकों की टुकड़ी, मंगोल सरदारों की परिषद। तो किरितलाई थी मंगोल सरदारों की परिषद, द Assembly of Mongol chieftains. Which among the following Indian state does not share international border with Bangladesh? बांग्लादेश के साथ कौन सा जो स्टेट है वो अपना जो बॉर्डर है वो नहीं शेयर करता है। असम, मणिपुर शेयर नहीं करता है, असम करता है, मिज़ोरम करता है, मेघालय, लेकिन जो मणिपुर है वो नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इज ऑन द बेसिस ऑफ। तो जो सेक्टर्स हैं, जो क्षेत्रों का वर्गीकरण है, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र, वो किस आधार पर है। फर्स्ट है एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, यानी कि रोजगार की स्थिति, आर्थिक क्रिया की प्रकृति, उपक्रम का स्वामित्व यानी कि ओनरशिप ऑफ द एंटरप्राइजेस। तो इसके बेस पर बताया जाएगा कि ये प्राइवेट सेक्टर है या पब्लिक सेक्टर है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन। तो जो उष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं कोरोमंडल तट पर। इसमें भी मैच द फॉलोइंग करना है। तो फर्स्ट है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है उसकी स्थापना कब हुई थी, वो हुई थी 1885 में। द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1876 में। पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना हुई थी 1870 में। और जो द इंडियन लीग है उसकी स्थापना हुई थी 1875
2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है The Act of 1872 relating to intercaste and widow remarriage and is known as, तो विधवा पुनर्विवाह और अंतरजातीय विवाह का संबंध किस अधिनियम से है, जो कि 1872 का है, वो है ब्रह्म विवाह अधिनियम यानी कि ब्रह्मा मैरिज एक्ट। व्हेन वाज द एशियन रीजनल फोरम ARF एस्टैब्लिश, तो ARF की स्थापना कब हुई थी, वो हुई थी 1994 में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांडवी जौरी राचौल भारत के किस राज्य में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, तो जो ये नदियां हैं ये कहाँ पर फ्लो करती हैं, ये करती हैं गोवा में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अपॉइंट्स द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, तो जो स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर होता है उसे कौन अपॉइंट करता है, उसे करते हैं गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। जो हमारे स्टेट का गवर्नर होगा वही तो स्टेट के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको अपॉइंट करेंगे। तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एग्रीकल्चर इन इंडिया एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। तो हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उनमें बताना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट हैं अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 23 एंड 24। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है एग्रीकल्चरल सेक्टर प्रोवाइड्स लाइवलीहुड टू अबाउट 42.3% ऑफ पॉपुलेशन। तो जो कृषि क्षेत्र है करीब 42.3% जनसंख्या को आजीविका प्रदान करता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी ठीक। नेक्स्ट स्टेटमेंट में है द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इस इन कंट्रीज GDP इज 18.2, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। जो कृषि क्षेत्र का देश के चालू कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा 18.2 है। नेक्स्ट है द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर रिमेन्स एट 4.18% एट कॉन्स्टेंट प्राइस ओवर लास्ट 5 ईयर्स। तो पिछले 5 वर्षों में स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र की औसत वार्षिक वृद्धि की दर 4.18% रही है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो ABC हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट सेकेंड और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच ट्रीटी वॉज द यूरोपियन यूनियन फॉर्म, तो यूरोपियन यूनियन का जो गठन है वो किस संधि के द्वारा हुआ था, तो वो हुआ था मास्ट्रिक्ट ट्रीटी से। ऑप्शन नंबर 3। सारगेसो सी इज लोकेटेड इनटू, तो सारगेसो सागर कहाँ पर है, वो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो जो भारत की जो यूनियन लिस्ट है संविधान की संघ सूची है उसमें कौन सा विषय नहीं है शामिल, एटॉमिक एनर्जी, बैंकिंग, एयरवेज, एग्रीकल्चर उसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड द टर्म आयरन लॉ ऑफ वेजेस, तो मजदूरी का लॉ सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, वो दिया गया है फर्डिनांड लालासे के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोल फील्ड ऑफ गोंडवाना पीरियड ऑफ इंडिया, तो कौन सा भारत का गोंडवाना काल का कोयला क्षेत्र नहीं था, वो कौन सा नहीं था, रामगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी स्टेटमेंट्स दी गई हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आफ्टर द चाइनीज़ रिवॉल्यूशन इन 1949 इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि 1949 में चीनी क्रांति के बाद भारत साम्यवादी सरकार को सबसे पहले मान्यता देने वाले देशों में शामिल था। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर आफ्टर नेहरू टू विजिट चाइना, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, अटल बिहारी नहीं थे, वो कौन थे, हमारे राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द लेसर हिमालय, यानी कि जो लघु हिमालय है, लघु हिमालय जो पर्वत श्रृंखला उससे संबंधित कौन सी रेंज नहीं है, कौन सी माउंटेन रेंज नहीं है, धौलाधर, पीर पंजाल, महाभारत या फिर जांस्कर, तो जो जांस्कर रेंज है वो इससे एसोसिएटेड नहीं है, इससे संबंधित नहीं है। हु सजेस्टेड द कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम फॉर एशिया इन 1969, 1969 में एशिया के लिए सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था, वो दिया था लियोनिड ब्रेजनेव ने। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया की कौन सी स्टेट नहीं है जो कि टी प्रोड्यूस करती है, तो तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, गोवा। तो जो गोवा है वो मेजर स्टेट नहीं है, यानी कि यहाँ से ज़्यादा टी प्रोड्यूस नहीं होता है। मेन कौन सा है, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला।
अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ अकबर रीजन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसमें बताया गया है, तो सबसे पहले है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इबादत खाना। तो इबादत खाना की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1575 में। इंट्रोडक्शन ऑफ दहेसला सिस्टम कब हुआ था? 1580 में। और मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ, बिगनिंग ऑफ मनसबदारी सिस्टम हुआ था 1571 में। तो अब इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर हम लगाएंगे तो सबसे पहले आ जाएगा सी, देन आ जाएगा ए, फिर आ जाएगा बी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर्स विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग इन पर्टिकुलर ईयर इज कॉल्ड। तो किसी वर्ष में देश के अंदर 3 क्षेत्रों में उत्पादन का योग क्या कहलाता है? GDP। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले जो पूना पैक्ट कब हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। अहमद मिल सत्याग्रह हुआ था 1918 में। रोलेट सत्याग्रह हुआ था 1919 में। और लास्ट में जो गांधी इरविन पैक्ट है वो हुआ था 1931 में। तो जो इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अगर हम लगाएं तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा 1918 में बी। उसके बाद आ जाएगा सी। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। तो मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया की रैंक क्या है? फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। तो ये कौन सा जो है पेयर करेक्टली मैच नहीं है? तो जेफरी चौसर की जो बुक है कैंटरबरी टेल्स, ये बिल्कुल ठीक है। लियोन बटिस्टा अल्बर्टी ने लिखी है ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन, ये गलत है। जो ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन बुक है वो लिखी है जियोवानी पिको ने, वो लिखी है जियोवानी पिको। उसके बाद है लोरेंजो वाला ऑन प्लेजर, ये भी ठीक है। और फिर है बाल्थासार कस्टिलियोनी द बुक ऑफ कॉर्टियर, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा करेक्ट कि ये इससे करेक्टली मैच नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म पार्कलैंड एंड बुशवेल्ड आर रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो ये जो 2 टर्म्स दी गई हैं, 2 वर्ड्स दिए गए हैं, कौन से क्लाइमेट से रिलेट करते हैं? वो करते हैं सवाना से। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि जो मनरेगा है वो कब इनेक्ट हुआ था, कब लागू किया गया था? वो किया गया था 2005 में। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। तो हमने जो SST के क्वेश्चंस हैं उन सबको कवर कर लिया है 24 तक। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे CDP की सीरीज़, जो TGT और PGT में जो CDP के क्वेश्चंस पूछे गए हैं नेक्स्ट वीडियो में हम उनको कवर करेंगे।